Hello everyone, hello dear students, hello dear ATPians, welcome to ATP Star Quota। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइस, जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, ये आप सभी ड्रॉपर्स के लिए एक मास्टर वीडियो है। यानी जेई 2023 से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी क्वेरीज को मैं एक एक करके रिजॉल्व करने वाला हूँ आज इस मास्टर वीडियो में। तो एंड तक इसको जरूर देखना है आप सभी के लिए, ना प्रॉपर एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं इसमें जेई मेन की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, पहले अटेम्प्ट की, किसके हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, पहले अटेम्प्ट पे या सेकंड अटेम्प्ट पे, हमें सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करनी चाहिए या कोचिंग से कुछ हेल्प हमें मिल सकती है। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या रहेगा, अगर हम कोचिंग से पढ़ेंगे तो कैसे होगा, अगर समय हमारे पास समय है कम है तो हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। उन सारे सवालों के जवाब मैं इस प्रॉपर एनालिसिस एनालिटिकल वीडियो में लेकर आया हूं। विल स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ जेई 2023। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। क्या जवाब, क्या सवाल है? तो सवाल ये है कि जेई 2023 की प्रिपरेशन अब शुरू करने वाले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच यू आर फेसिंग राइट नाउ? या आपको लग रहा है कि यार ये सबसे मुश्किल चीज़ है? बाकी ज़्यादातर जो मुझे चैलेंजेस लगते थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, बट स्टिल आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच यू आर फेसिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे ही मैं आपके लिए वीडियोज़ वगैरह या कुछ ना कुछ कॉन्टेंट भी हम लोग ATP स्टार ऐप में लेकर आते रहते हैं, है ना। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के बारे में, दैट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जेई 2023। तो यार देखिए, जेई मेन 2023 का जो पहला अटेम्प्ट है वो कब हो सकता है? तो लेट्स सी हिस्टोरिकली क्या हुआ 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में। अगर आप चेक करें तो प्री कोविड एरा के दौरान एग्जाम जो है वो जनवरी में पहला अटेम्प्ट हो जाता था। लेकिन अगर बात करें कोविड के दौरान तो यहाँ पे फेब में और फिर जून में एग्जाम हुआ। यानी आप जानते हैं कि नॉर्मली एनटीए का जो हिस्टोरिकली जो मन है, नेचुरली वो यही है कि भाई दोनों एग्जाम्स के बीच में गैप हो और एक स्टूडेंट को पूरे साल तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके बेसिस पे जनवरी में दे वांट कि एग्जाम कंडक्ट हो। तो यार अभी क्या हो सकता है? तो यार देखिए, अपने को माइंड में तो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक रखना चाहिए माइंड में, है ना। हो सकता है एग्जाम मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में भी हो, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगेन, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी अगर आपने अपने दिमाग में ये रखा कि भाई एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता, तो मान लीजिए एकदम सडनली जनवरी एंड में आ गया तो आपके तोते उड़ जाएंगे और भाई दिक्कत हो जाएगी, सही में तोते उड़ जाएंगे और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर बाय कीपिंग जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक इन द माइंड, राइट। अब चलिए अगला सवाल ये आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भाई क्या फर्स्ट अटेम्प्ट ईजीएस्ट होता है गुड परसेंटाइल के लिए, या हम सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें? तो यार ये चीज़ आज के टाइम में सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है। देखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस करना चाहिए। अब फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस करना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या रहती है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सर अभी तो तैयारी शुरू कर रहे हैं, इतने कम महीने हैं, 4-5 महीने टाइप से हैं, अब इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे, राइट। किस तरीके से सिलेबस कवर करेंगे, कैसे होगा, कैसे इंप्रूवमेंट होगा? तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सेकंड अटेम्प्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ग्रेव इश्यूज आते हैं और स्टूडेंट्स की ऑफन परसेंटाइल डिक्रीज ही होती है, ठीक है, इवन डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट एफर्ट्स। दूसरा, पहले और सेकंड अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं उससे भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जिस कारण क्या होता है परसेंटाइल में सिग्निफिकेंट एनोमलीज आ जाती है। सो गाइज मेक श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट फॉर यू, है ना। चलिए अब इसके बाद करते हैं बात कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में भी आप देख सकते हो कि देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 7.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने दिया, और सेकंड में देखिए 6,30,000, कितना गैप आ गया। तो परसेंटाइल में इस बात का नुकसान होता है, क्योंकि परसेंटाइल इस बात पे निर्भर करती है कि कितने स्टूडेंट्स आपसे पीछे रहे हैं, राइट। तो आप समझ रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही अपने को फोकस करना चाहिए। चलिए अब बात आती है कि भाई अपनी गोल सेटिंग के बारे में कि यार देखो अभी आप कहीं पे स्टैंड कर रहे होगे, यानी हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटाइल 50 रही हो, 60 रही हो, कुछ की 80, 90, 95 भी रही हो।
अब हर एक का गोल अलग अलग हो सकता है, तो सेट अ रियलिस्टिक गोल, है ना। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपना गोल रखा कि सर मुझे एक बार 97 परसेंटाइल अचीव करनी है ताकि मुझे डिसेंट एनआईटीज मिल जाए, है ना। अब अगर किसी को 97 परसेंटाइल चाहिए तो उसको 150-60 का स्कोर तो करना ही होगा। अगर मान लो अभी वो स्टूडेंट 70 परसेंटाइल पे लाई कर रहा है, 70-80 यानी उसके 60-70 मार्क्स के आसपास का रेंज है। 60-70 से अगर उसको 150-160 तक रहना है तो उसका सारा गेम क्या है, 100 मार्क्स उसको इंक्रीज करने। तब कॉपी पेन लेके बैठिए अपने साथ, अभी वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन लेके अभी बैठ जाइए, है ना। और आइडेंटिफाई करिए कि भाई आपका गोल लिखिए, उस मार्क्स को लिखिए और वो गैप लिखिए। एज्यूम करते हैं वो गैप जो है वो क्या है, 100 मार्क्स का गैप है। अब 50-60 मार्क्स तो आप अभी भी ला पा रहे हो भाई, डिपेंडिंग कई स्टूडेंट्स हो सकता है 120-140 तक ला पाए होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए 50-60 मार्क्स आप अभी ला पा रहे हो, आपको 100 मार्क्स और लेके आने, तो कितने सवाल आपको सही करने हैं, सोच के बताओ। कितने क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा सही करने हैं? 25 क्वेश्चंस, सही है। अगर 25 क्वेश्चन और सही कर देते हो तो काम हो जाएगा ना आपका। अब यानी पूरा जो समय बचा है, पूरा जो समय बचा है हमारे पास, कितने महीने, मान लीजिए 4-5 महीने भी है, तो हर महीने आपको कितने क्वेश्चंस अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं? अराउंड 6 क्वेश्चन। अगर हर महीने आपका फोकस ये हो जाए कि मेरे को ऐसे पढ़ना है कि मेरे 6 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, तो काम बन गया। अब इससे ये जो टास्क है ये इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, और है भी नहीं। बस प्लानिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। दिक्कत कहां फंसती है? दिक्कत यहां फंसती है कि हम ओवरऑल एक ऐसा जेनरिक कोर्स में एनरोल कर लेते हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे बहुत डिटेल में थ्योरी कराई जाती है, बहुत फास्ट। प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी का टाइम हमें मिल ही नहीं पाता है, और जब प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है तो आप खुद ही सोचो, ऐसे केस में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पर मंथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक होने का रेशियो है वो कम होता जाता है, राइट। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है? तो आपने लिख लिया कि कितने क्वेश्चंस आपको, जो ये टाइम बचा है 5 मंथ्स के आसपास मान लेते हैं हम, कैसे इसको आपको सही से यूटिलाइज करना है। तो गोल सेटिंग कर लिया। अच्छा, गोल सेटिंग करने के बाद एक बार डाउट ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है ये, सर क्या मुझे जेईई मेन के पे पहले फोकस करना चाहिए या मुझे दोनों का जेईई मेन एंड एडवांस का तैयारी साइमल्टेनियसली करना चाहिए? तो यार देखो, इसमें मेरा एक बहुत बड़ा इनपुट है कि अगर आपका मेन एम जेईई एडवांस्ड ही है और अभी तक आपका डिसेंट लेवल भी है, डिसेंट लेवल में यही बोलूंगा कि अराउंड एटलीस्ट 85-90 परसेंटाइल तो होना चाहिए, देन यू मस्ट डू जेईई मेन एंड एडवांस साइमल्टेनियसली आपको एडवांस लेवल की तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि एडवांस लेवल एकदम से बिल्ड नहीं होता कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने पढ़े और एडवांस लेवल का ब्रेन डेवलप होगा, ऐसा नहीं होता। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट महीनों महीनों से करता आ रहा है वही फाइनली एडवांस्ड में अच्छा परफॉर्म करता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपका परसेंटाइल 50 है या 60 है, मान लीजिए 60-70 है, और अभी आप मान लीजिए आपका एडवांस्ड गोल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका जेईई मेन के लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, एटलीस्ट जेईई मेन का पहले कट ऑफ क्लियर करने के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तो आप एडवांस्ड को हल्का फुल्का टच कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जेईई मेन ही करना है, तो दैट्स फाइन, उनके लिए तो ये सवाल था ही नहीं। तो होपिंग दैट आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेन पे ही फोकस कर रहे हैं दैट्स फाइन, जिनका एडवांस्ड करना है उनको, तो अगर उनका ऑलरेडी लेवल अच्छा है, प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, तो दे कैन मैनेज देयर जेईई मेन एडवांस प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली, है ना, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डेवलप दैट एडवांस लेवल अप्रोच। चलो बच्चों, अब अगला सवाल आता है कि सर क्या मैं अभी भी एक अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूं? क्या मैं अभी भी एक टॉप रैंक हासिल कर सकता हूं? मैं एक ड्रॉपर हूं, इतना लिमिटेड समय मेरे पास बचा है, क्या मैं एक अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूं? तो यस गाइज, यू कैन अचीव गुड रैंक्स। एटीपी स्टार कोटा के एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने दे ही सकता हूं, जैसे कि वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल मोहित शर्मा। मोहित शर्मा is in IIT Roorkee and he was one of our student. He was in Warrior Batch के अंदर वो पढ़ता था, and इस स्टूडेंट ने लगभग 120-130 स्कोर से स्टार्ट किया था और करते करते 250 प्लस स्कोर तक ये जेईई मेन में पहुंचा, राइट, एंड ही वाज अ ड्रॉपर, है ना। तो नाउ ही इज इन IIT Roorkee और जेईई मेन में 100 परसेंटाइल मैथमेटिक्स, सॉरी यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, बट हाँ यस, मैथ्स में ही इन्होंने स्कोर किया था।
तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एज ए ड्रॉपर भी एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। इनके साथ भी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो था, वही सितंबर वगैरह में तैयारी शुरू हुई थी, समय बहुत कम था, लेकिन जो जो इनको हम बताते गए वो ये करते गए। तो यस, एज ए ड्रॉपर भी आप अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अच्छी रैंक अचीव करते हैं। ऑब्वियसली ये आपके इनिशियल प्रिपरेशन लेवल पे भी निर्भर करता है, इसलिए गोल जो है ना वो सोच समझ के बनाइए और काम करते रहिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला सवाल ये आता है कि सर क्या मुझे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए ये सवाल, खुद से जो आपको फील आती है गो फॉर इट, है ना। देखिए आपको तरह तरह की फील आ सकती है, लेकिन गो फॉर अ वॉक, गो फॉर लाइक लिटिल रनिंग एंड आस्क योरसेल्फ कि आपको जो गोल अचीव करना है, 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं या 30 क्वेश्चन सही करने हैं एक्स्ट्रा, क्या वो सेल्फ स्टडी से आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो कैसे करोगे? कौन सा मटेरियल सॉल्व करोगे? कहां से थ्योरी रेफर करोगे? कहां से अपने डाउट रिजॉल्व करोगे? यू मस्ट हैव आंसर फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स। अगर इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं, देन गो फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो होता है वी कैन प्रैक्टिस मोर। लेकिन नुकसान ये होता है कि स्टूडेंट आर नॉट एबल टू प्लान, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और अगर प्लान नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और पीयर लर्निंग नहीं रहेगी, कोई कंपटीशन डायरेक्टली नहीं रहेगा, तो भाई ऐसे केस में बहुत बार हम अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और हमारा बहुत कीमती समय, कीमती अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली अब ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की बात करते हैं। देखो यार, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो होता है ना, मतलब कोर्सेज तो ऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं वैसे, वो आपको ऑलवेज हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रॉपर कोर्सेज जो है ना, ज्यादातर कोर्सेज अच्छे नहीं होते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोर देन 80-90% ऑफ द ड्रॉपर कोर्सेज आर लाइक गॉन केसेस। वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड इन सच अ वे कि भाई जैसे अब पहला अटेम्प्ट है, अब पहले अटेम्प्ट जो है उसके हिसाब से तैयारी कैसे करेंगे? इतना सारा सिलेबस है, 2 साल में जो नॉर्मली कवर होता है वो इतने कम समय में कैसे होगा? क्योंकि ये क्रैश कोर्सेज तो है नहीं, इसमें आपको सिलेबस भी कराना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो कोर्सेज है ना, ड्रॉपर कोर्सेज, उनके पास अभी प्लान प्रॉपर नहीं है, उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। जैसे कोटा की भी जो बहुत पुरानी पुरानी कोचिंग्स हैं, आज भी दे हैवंट मच रीप्लान्ड स्टडी मटेरियल, आज भी वही का वही जाता है। ये बताओ, जो कोर्स पहले 10 मंथ्स का होता था, आज अगर वो 5 मंथ्स का हो गया या 7 मंथ्स का हो गया, द सेम स्टडी मटेरियल कैन नॉट बी गिवन। भाई उससे स्टूडेंट का क्या हो जाता है? बैकलॉग हो जाता है। वो सारा इतना होमवर्क उसको घर पे मिल जाता है कि उतना वो सॉल्व कर ही नहीं पाता है। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जो होते हैं, ज्यादातर दे आर नॉट प्लान्ड वेरी वेल, उनका स्टडी मटेरियल भी वही पुराना है, तो उससे स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पाता है, बैकलॉग होता रहता है। ये ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा दिक्कत है। तो अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई कोर्स आप ऐसा ज्वाइन करें जहां पे आपके लिए इस तरीके से प्लान किया गया है। दे मस्ट हैव अ वेरी गुड प्लान एंड स्टडी मटेरियल भी उस तरीके से बना होना चाहिए ताकि आपका कोर्स एंड प्रैक्टिस जो है वो ढंग से हो पाए, कोर्स टाइमली हो पाए, प्रैक्टिस ढंग से हो पाए। अगर वो प्लान आपके पास अवेलेबल नहीं है या उस कोचिंग के पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये बताइए, अगर उनके पास ही प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, दे हैवंट गिवन यू एनी प्लानिंग, तो कैसे काम चलेगा? नथिंग विल वर्क। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ड्रॉपर कोर्स बहुत सोच समझ के ज्वाइन करें, अदरवाइज आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, राइट। तो मैंने बताया कि देखिए दोनों चीज़ों का अपना अपना बेनिफिट है, इसमें बस इसके भी कुछ नुकसान है, इसके भी नुकसान तभी है, इसका नुकसान तभी है इफ इट इज नॉट प्लान्ड वेल। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऑलरेडी 100 स्कोर कर रहा है या फॉर एग्जांपल 120 स्कोर कर रहा है, तो इज ऑलरेडी डूइंग फाइन। अब उसको मान लीजिए 100 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो यार उसको 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने हैं। तो ये बताइए, वो स्टूडेंट अगर वो जो 100 मार्क्स उसके ऑलरेडी आते थे उन्हीं चैप्टर्स की थ्योरी बार बार करता रहेगा, तो उसका समय क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ना। तो कोर्सेज में ज्यादातर में प्लानिंग जब प्रॉपर नहीं होती, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत सारे ड्रॉपर्स का समय क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और यहाँ सारा खेल जो है वो समय का है, एडवांटेज का है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई यहाँ पे एटीपी स्टार कोटा आपको कैसे हेल्प कर सकता है। यार एट एटीपी स्टार कोटा ड्रॉपर्स के लिए ये मान लीजिए बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, जो नया जो समय हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इनको डिजाइन किया गया है। एकलव्य एंड वॉरियर
दोनों बैचेस को। मंडे से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मतलब हो जाएंगी, मंडे से भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और ये जो पर्टिकुलर बैच है, जो स्टूडेंट कोटा आ रहे हैं वो ऑफलाइन इन बैचेस में पढ़ सकते हैं, राइट। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो घर बैठे इन्हीं बैचेस में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एनरोलमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉल अस। इन बैचेस को ना बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई लिमिटेड समय है, तो वी मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान कि कैसे कवर होगा, प्रैक्टिस कैसे एश्योर होगी। ये जो स्कोर है ना, 25 क्वेश्चंस इंक्रीज करना, 24 क्वेश्चंस को सही करना, कैसे ये होगा, हाउ इट इज डन। चलिए मैं आपको शो करता हूं, लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। देखिए, कंप्लीट सिलेबस 4 महीने 5 महीने में किस तरीके से हो सकता है। तो यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बुल्सआई करिकुलम। अब ये जो बुल्सआई करिकुलम है, ये आपकी कोचिंग में होना बहुत ज़रूरी है। एट एटीपी स्टार कोटा हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन बाकी जगह भी ये हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो किस तरीके से हम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको भी अंदाज़ा रहे कि कैसे हमें असल में ये जो नया सिचुएशन है इसको टैकल करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बुल्सआई जो शेड्यूल है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसे ये बुल्सआई शेड्यूल है वॉरियर एकलव्य बैचेस के लिए, है ना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बता रखा है कि भाई कब कब क्या क्या चीज कराई जाएगी। पहली चीज तो ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लान है कि किस दिन क्या क्या कवर होगा। अगली चीज, सब्जेक्ट वाइज जो आपको घर पे काम करना है, डीपीपी कौन कौन सी करनी है, कब डिस्कशन होगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। हर सब्जेक्ट में सारी डिटेल है। और फिर आपका टेस्ट जो होगा पार्ट टेस्ट 1, वो सारी डिटेल इसमें है। यानी हर चीज आपके लिए वेल प्लान्ड है। नाउ द पॉइंट इज कि चलो सब प्लानिंग तो आपके लिए होगी, होमवर्क आपके लिए प्लान हो गया, सब कुछ आपके लिए प्लान हो गया, लेकिन क्लास में प्रैक्टिस कैसे बढ़ाएंगे। क्लास में पता लगे इतने लिमिटेड समय में थ्योरी हुई तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बुल्सआई कंटेंट, जिसके अंदर आपको क्लास में हम कराने वाले सीपीपीस। ये एक एग्जांपल है सीपीपी का, जो एक फिजिक्स के अंदर सीपीपी है एनएलएम के बेसिस पे। तो एनएलएम के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली होता क्या है, क्लास में टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाते हैं, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं करा पाते हैं उसका रीज़न आप जानते ही हो। तो क्लास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत ही सोच समझ के सीपीपीस बनाई है। यानी हर क्लास में आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस होगा, जो सेल्फ स्टडी जैसा ही काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस टीचर कराएंगे जिनसे आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और कुछ क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। अब जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उसके बेसिस पे सीपीपी में आपका आएगा स्कोर, और वो स्कोर के हिसाब से आपको मिलेगा ग्रेड। उस ग्रेड को, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड ए बी सी डी, इस तरह से हमने वेरियस ग्रेड्स बनाए हैं, जिसके बेसिस पे आपको हमेशा असेसमेंट रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जैसे ग्रेड ए का मतलब है अगर आपका स्कोर 80% से ऊपर आया तो ऐसे केस में आप टॉप आईआईटीज में जाने वाले हो। अगर आपका ग्रेड बी आया तो आप उसके बाद नॉर्मल आईआईटीज में जा सकते हो। इस तरीके से हमने वेरियस ग्रेड बना रखे हैं। यानी हर सीपीपी इज लाइक अ टेस्ट, और ये प्रैक्टिस आपका हर सब्जेक्ट में हर रोज चलने वाला है। इमेजिन द सिचुएशन, विद इन 4-5 मंथ्स, लगभग 150 डेज में जब हमारी क्लासेस होंगी, अप्रॉक्सीमेटली 450 सीपीपीज, 500 के आसपास सीपीपीज जब आप करोगे यहाँ पे, तो सोचो आपका कितना बेनिफिट होगा, कितनी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम लाइक टेम्परामेंट आपका रेगुलर बन जाएगा। तो आप एटीपी स्टार कोटा में पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी जो कहीं पे भी पढ़े वहाँ पे इस तरह का मेथडोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 5 महीने में कहीं पे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत स्पीड से चीज़ें हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका टाइम, पैसा सब बर्बाद हो गया। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि एवरीथिंग मस्ट बी बुल्सआई। बाकी हमने किस तरीके से वॉरियर एकलव्य में प्लान किया है वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का रहता है, सर हाउ डू आई नो एनी चैप्टर इज कंप्लीटेड और नॉट। यार देखो, कंप्लीशन की फील आती है कि जब मैं पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूं विदाउट एनी हेल्प में। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर के सॉल्व कर पाता हूं, इट मीन्स द चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैंने खुद आईआईटी का प्रिपरेशन किया था। तो आई यूज्ड टू सी कि भाई
क्या मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चंस PYQs के बन रहे हैं विदाउट सीइंग एनी सोल्यूशन और गेटिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प? अगर ऐसा इसका जवाब हाँ है, इसका मतलब चैप्टर सही हो गया है। तो जो हम बात कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस की, इसका मतलब है 25 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हर चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब जो है वो आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बुक्स। भाई देखिए, बुक्स यहाँ पे अगर बात करें तो एक ही किताब की आपको फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी वगैरह तो आपके पास होगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस के लिए यू मस्ट हैव चैप्टर वाइज PYQs, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड के होने चाहिए। उसके अलावा आपको क्लास में जो दिया जाए वो कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि इतने कम समय में और क्या करोगे, टाइम आपको रिवीजन का भी तो निकालना है ना, नहीं तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो होमवर्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जगह आपको इतना ज़्यादा होमवर्क मिल जाएगा जिसको डिस्कस कर पाना या जिसको ये मान लीजिए कर भी पाना पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट रिवीजन भी नहीं कर पाते। अब एज अ ड्रॉपर अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा यार 2 महीने 3 महीने बीत के तैयारी करते हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बढ़ा नहीं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये इशू फेस होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रिवीजन का टाइम एवरीडे जरूर निकालना है। हम लोगों ने एकलव्य वॉरियर बैचेस में इस तरीके से प्लान किया है आपके लिए कि आपको उतना ही होमवर्क दिया जाए सो दैट यू कैन प्लान टू रिवाइज एज वेल, ताकि आप रिवीजन का प्लान भी कर पाओ। ओके, चलो बच्चों, अब इसके बाद स्टडी प्लानर की अगर हम बात करें, टाइम टेबल की बात करें कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, सेल्फ स्टडी अगर होती है तो सेल्फ स्टडी करोगे तो भी कहीं से तो आपको लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। तो इवेंचुअली बात यह है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस तो नहीं करनी होगी उसके अंदर भी। तो एवरी डे लगभग मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 4 to 5 आवर्स तो मिनिमम आपके लेक्चर्स में जाएंगे। तो 4 to 5 आवर्स अगर आपके लेक्चर्स में जाते हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में आपका सारा लेक्चर्स में चला गया काम। ठीक है, पहली चीज तो ये जो फर्स्ट हाफ है बहुत मीनिंगफुल है। इसमें क्लास के दौरान अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो उन क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को पूरे जज्बे के साथ ढंग से सॉल्व करना। ये नहीं कि बस टीचर्स सॉल्व कर रहे हैं देखते जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी पढ़ने के लिए आए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स कर लेते हैं। ऑनलाइन में तो वीडियो को पॉज किया जा सकता है, अभी इसको पॉज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में तो पॉज नहीं कर सकते ना, तो उसमें स्टूडेंट कई बार स्लो हो जाते हैं, है ना। तो मूवी की तरह मत देखो भाई, ऑफलाइन में या जैसे भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी, तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। तो क्लास में इस तरीके से पढ़िए कि फर्स्ट हाफ में भी कुछ प्रोडक्टिविटी आए, जिससे यू हैव डन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ATP स्टार कोटा में अगर आप पढ़ते हो तो पहले फर्स्ट हाफ में यू विल बी सॉल्विंग अराउंड 30-40 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। जब 30-40 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आप हर रोज सॉल्व करोगे क्लास में ही, तो आपका कॉन्फिडेंस तो नेचुरली बूस्ट होगा ही। अब घर जाना है भाई, ठीक है। घर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करो, ज्यादा रेस्ट नहीं, थोड़ा सा रेस्ट। कई लोग क्या करते हैं, पूरा ही सो जाते हैं और भाई आराम से उठते हैं महाबली बन के 5-6 बजे। अरे यार, अगर 5-6 बजे उठोगे तो आपको लेट तक जगना पड़ेगा काम करने के लिए, और उसके बाद फिर सुबह सुबह क्लास में नींद आएगी। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है स्टूडेंट्स का, कि दिन में सो जाते हैं ठुल्लू 3-3 घंटे 4-4 घंटे, है ना, और उसके बाद फिर लेट तक जगे रहते हैं बस। उसके बाद फिर अगले दिन क्लास में नींद आती है, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। तो ये ब्लंडर आपको नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितनी भी थकावट हो, मेक श्योर कि दिन में हाफ एन आवर 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर तक रेस्ट करें, उससे ज़्यादा रेस्ट ना करें, ठीक है ना। नहीं तो आप खुद जो है ना एग्जाम के दौरान रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, है ना। पड़े रहते हैं रूम पे, सोते रहते हैं। कोटा वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, मतलब पड़े रहते हैं, बस पड़े रहते हैं। अरे भाई, आलस को निकालो यार, ढंग से एनर्जेटिक वे में स्टडी टेबल पे बैठो और काम करो भाई। पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम होगा। उसके अलावा कोशिश करो कि क्लासेस से पहले सुबह सुबह जब उठो तो कुछ समय अगर आप थोड़ा योगा एक्सरसाइज कर पाओगे तो यू विल फील फिजिकली एज वेल एज मेंटली ग्रेट। अगर आप फिजिकली मेंटली अच्छा फील करोगे तभी तो आपका काम होगा, है ना। तभी तो आपको क्या होगा, सारा दिन मोटिवेशन रहेगा। नहीं तो घर पर क्लास में जाओगे, ऐसे ऐसे नींद आ रही है, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी लोड पड़ेगा यार दिमाग पे, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपका। तो एक हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके और एक्सरसाइज करके आने का रूटीन जरूर बनाना है। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? तो भाई इस तरह का रूटीन होना चाहिए। अब घर जाके आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, मैं सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ, लगभग आपके पास 6 to 8 आवर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। 6 to 8 आवर्स इज अ गुड टाइम। इसमें हर सब्जेक्ट को लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें।
जो वीक है आपका, ध्यान रखिए, जो कमजोर है उसको प्रोपोर्शनली थोड़ा टाइम दे दीजिए, ज्यादा उसको लगभग 40% टाइम दे दीजिए, 40 to 50% टाइम उसको दे दीजिए जो आपका वीक है, तभी वो स्ट्रांग होगा, नहीं तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, वो फिर से कमजोर ही रह जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, जो हमें पसंद होता है ना सब्जेक्ट, उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। अरे भाई मेन बात ये है कि आपको 25 क्वेश्चंस इंक्रीज करने हैं, वो कहाँ पे इंक्रीज होने का स्कोप है, ये आपको खुद को प्लान करना है ना। तो बात समझ में आ रही है कि प्लानिंग के अंदर सिंपली इतना है, एवरी डे मेक श्योर यू फाइंड टाइम फॉर रिवीजन, रिवीजन का टाइम रोज जरूर निकालना है, ठीक है ना। और नोट्स जो है वो क्लास में ही बनाना, ये नहीं कि घर जाके फिर से नोट्स बना रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना होता है भाई ड्रॉपर के पास। बाकी और भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और देखो सबसे बड़ी बात होती है यार कि रेगुलरिटी, सारी क्लासेस प्रॉपर करना, ठीक है, होमवर्क जितना भी दिया जा रहा है वो ढंग से करना, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। हम यही ठीक से जब नहीं करते, हमारा क्लास का परफॉर्मेंस खराब होता है, तो हमारे घर पे परफॉर्मेंस खराब होता है, घर पे खराब होता है तो एग्जाम में भी खराब होगा, मॉक टेस्ट में भी खराब होगा, तो ये सारा लूप है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल है, क्लास में समझ में आना और अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज आफ्टर कंप्लीटिंग एनी चैप्टर। कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन किस तरीके से करें, तो यार एक तो आपके जो नोट्स हैं उनके थ्रू रिवाइज करें, प्लस टाइम मिले आगे तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स या आर्ट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, है ना। तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन तभी बनाइए जब चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उससे पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। अलॉन्ग विद दैट आप PYQ सॉल्व करते रह सकते हो, देयर आल्सो अ ग्रेट वे टू रिवाइज, बिकॉज रिवीजन सिंपल थ्योरेटिकल करने से काम नहीं चलता है। उसके अलावा NCERT इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री। नाउ कितने मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए JEE 2023 के लिए? कई स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फिर मॉक टेस्ट दूंगा। अरे भाई हमारे पास इतना समय है क्या? नहीं ना। तो हमें लगभग एवरी 2 to 3 वीक्स एक फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही चाहिए। तो टेस्ट आपको अभी से देने होंगे, तब तक आपका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा और आपका स्ट्रेटेजी जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वो भी फाइनलाइज होगा। तो मॉक टेस्ट आपको अभी से देने चाहिए, और लास्ट में अगर टाइम अलाउ करता है तो आप फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ा भी सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी से ही टेस्ट देना जरूर शुरू कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड कैसे रहेंगे भाई? सर मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते मैं 5 बार डिस्ट्रैक्ट हो गया, 5 बार मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, सर मैं तो पूरा देख ही नहीं पाया, मैं तो 2 मिनट में निकल गया। भाई देखो यही दिक्कत है सबसे बड़ी, अटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है सभी का आज के टाइम में ड्यू टू सोशल मीडिया और ये वो। तो पहले चीज ये है मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया, अदरवाइज दे विल कंज्यूम यू, दे विल यूज यू, सो यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, दे मस्ट नॉट यूज यू, ठीक है। तो उसका यूज मिनिमाइज करना है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही थोड़ा बहुत यूज कर लो, जरूरत पड़े तो, नहीं तो उसको भी यूज ना करो, ठीक है। मोटिवेटेड स्टे रहने का सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो गुड हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिजिकली अच्छा फील करोगे तो माइंड भी अच्छा वर्क करेगा, माइंड अच्छा फील करेगा मतलब माइंड अच्छा वर्क करेगा, हैप्पी फील करोगे तो आपका काम करने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा तो भाई एक्शंस लोगे, एक्शंस लोगे तो मोटिवेशन आएगा। समझ रहे हो क्या? यानी सारी चीज जुड़ी हुई है, कहां से? हेल्थ से। फिजिकल हेल्थ देन मेंटल हेल्थ, दिमाग चला, एनर्जी हुई तो काम किया, काम किया तो एक्शन आया, एक्शन आया तो खुद से ही मोटिवेशन जनरेट होता जाएगा। तो जिसको हम बोलते हैं ना इनर मोटिवेशन, वो कहां से आता है? वो स्टेप्स लेके, खुद से फाइट मार के, एफर्ट करके आता है। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस गाइस। नहीं तो हमें लगता है हमें कोई ना कोई मोटिवेट करता रहे। हर रोज मैं फॉर एग्जांपल संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखूंगा या हर रोज मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करूंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है ना। थोड़ी देर का बस हल्का सा जोश आएगा और फिर ठंडा पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए खुद के अंदर से काम करो, अपने आप भगवान ने मोटिवेशन की मशीन जो है ना अंदर ही भेजी हुई है, पर उसका रास्ता है आपके कर्म से, आपके एक्शन से। डू दैट एक्शन एंड यू विल मोटिवेटेड, यू विल बी मोटिवेटेड ऑलवेज ऑलवेज। ओके एवरीवन, सो डियर एटीपीएंस, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या जोन है JEE 2023 एज अ ड्रॉपर, किस किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस कर सकते हो। और भाई जो गलतियां आपने पहले करी थी वो गलतियां अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो
एक बात कही जाती है ना हमेशा, इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। तो पुराने पाप दोहराने नहीं है, तो जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई है वो अब मत करिएगा। ज़्यादा ही ज़्यादा मटेरियल में मत घुसिएगा, रिवीजन एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विच यू आर फेसिंग इन जेई 2023 प्रिपरेशन एज अ ड्रॉपर, है ना। और आप में से वो स्टूडेंट्स जो कोटा आना चाहते हैं और ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं एकलव्य एंड वॉरियर में, आप उसमें आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जस्ट call us, our team will help you in enrollment. Bye bye, take care, and guys, love you all.